हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम नए सेशन में नए वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नरयुग्मकोद्भिद का विकास तथा संरचना। ये नरयुग्मकोद्भिद के विकास और संरचना की हम बात कर रहे हैं। ये डायग्राम यहाँ पर आपको प्रॉपर पीपीटी में दिखाई दे रहा है। इससे पहले इसकी थ्योरेटिकल मेंशन मैंने यहाँ पे करवा दी है, वो आपके नोट्स के लिए सही रहेगा। तो एक्चुअल में हमने डिस्कस कल कर ली थी, बहुत सारी डिस्कस हमने कर ली थी। थोड़ा सा मैं आपको व्यू और बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पोलन ग्रेन है भाई, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है। और इस पोलन ग्रेन में ये एक न्यूक्लियस है स्टार्ट में, उसके बाद देन ये वापस से जो समसूत्री विभाजन करता है तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, आगे जाके देखो यहाँ पर ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ये जो चित्र है वो एनसीईआरटी से लिया हुआ, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है कि एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल। एक्चुअल में इंग्लिश की बात को हिंदी में ही लिख रखा है एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसको खींच रहा है न्यूक्लियस को इससे। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, स्पिंडल का मतलब क्या हुआ, ऊपर एक तारकाय चला गया, नीचे एक तारकाय चला गया और ये मेटाफेज अवस्था आ गई। ये जो न्यूक्लियस उसको तोड़ के खींच दिया, जिसके कारण दो असमान, इक्वल नहीं, असमान कोशिकाएं बन जाती है। बड़ी जो सेल होगी वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका, छोटी जो सेल होगी जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका। ये बात हो गई थी, यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक्चुअल में आपको एक बात और याद रखें कि जनरेटिव सेल जो होती है बहुत छोटी होती है और तर्करूपी होती है, और ये वेजिटेटिव सेल यानी जो कायिक कोशिका है उसके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। ये जो काम है ये परागण से पूर्व हो जाता है, ये काम जो है परागण से पूर्व हो जाता है, परागकोश में हो जाता है। इसको आप टू सेल स्टेज अवस्था कहते हो। कौन सी? दो सेल वाले। फिर उसके बाद में आप क्या देखते हो, यहाँ पर पोलन ट्यूब बन रही है। ये पोलन ट्यूब कैसे बनी? जैसे ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जो आप जानते हो परागण की क्रिया के दौरान, तो हम इस बात को लिखेंगे परागण के बाद। क्या लिखेंगे? तो पहुंचता है तो वहां से पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। ये स्टिग्मा है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के कारण वो स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, जल जैसी चीजें होती है। और फूल जाने के कारण इसका जो कायिक कोशिका है निकलेगी तो वही बाहर, लेकिन कायिक कोशिका के ऊपर आवरण किसका लगा हुआ है? अंतःचोल का। किसका? तो कहीं कहीं आपको बुक में अंतःचोल बाहर निकली बता देंगे, कहीं कहीं कायिक कोशिका। दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है। तो अंतःचोल जो है वो बाहर निकल जाता है प्रेशर के कारण और एक नली बना लेता है, इसको पराग नलिका कहेंगे। उसमें क्या होता है, फ्लोट करता हुआ, ये तैरता हुआ, ये आपका वापस से उसी में आ जाता है। कौन? जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका। आगे ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसको आप हिंदी में नलिका केंद्रक कहोगे। ये नलिका केंद्रक जो होता है वो कायिक कोशिका का केंद्रक ही होता है। बाद में इसका काम नहीं होता, ये डिजेनरेट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता, नष्ट हो जाता है। ये पीछे जो जनरेटिव सेल आ रही है वापस से समसूत्री विभाजन करेगी दूसरा, जिसके फलस्वरूप दो नरयुग्मक बना लेगी। ये दो मेल गैमेट यहाँ पर आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो हम कहेंगे कि जब एक परागकण के पास एक पराग नलिका और दो नरयुग्मक आ जाते हैं तो इसी को आप मेल गैमेटोफाइट कहोगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और ये एक्चुअल में ये बात जो थी वो कल हो गई थी, हमारी ये जो बात थी वो कल हो गई थी। डायग्राम है, चाहिए आप पीपीटी से मेंशन कर लेना, चाहे बुक से मेंशन कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मैं प्रॉपर नोट्स के लिए आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके, यही है लास्ट, हाँ, आराम से स्क्रीनशॉट लेके आराम से ये काम कर लेना अपनी कॉपी में। ये फर्स्ट स्लाइड हो गई आपकी, ये सेकंड बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये इसके बाद में वो सारी दिखा देता हूँ ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं रही। ये पूरा पीपीटी का व्यू दिखा दिया मैंने, ठीक है, ये पूरा पीपीटी का व्यू दिखा दिया। और यहाँ तक अपनी बात हो गई थी, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी, क्योंकि ये जो चीज़ थी वो मैंने 2 बार रिवाइज की है, इसलिए थोड़ा सा आपको डायग्राम से ही समझा दिया। बाकी आप ये नोट्स मेंशन करोगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल। ये बात आप याद रखोगे, इसको आप बोलोगे गुरु बीजा, ये मादा युग्मकोद्भिद, क्या बोलोगे, मादा मादा युग्मकोद्भिद। ये नर युग्मकोद्भिद की बात थी, अब आ रही है मादा युग्मकोद्भिद की बात। तो स्ट्रक्चर यानी संरचना, डेवलपमेंट यानी विकास, फीमेल यानी मादा, और गैमेटोफाइट हुआ आपका वही युग्मकोद्भिद, यानी मादा युग्मकोद्भिद की बात करोगे आप। किसकी बात करोगे, मादा युग्मकोद्भिद की बात करोगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, देखो थोड़ा सा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप जायांग नहीं कहोगे, हम मादा युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं, इसको आप कहोगे अंडप। ध्यान रखोगे इस बात को, अंडप क्या कहोगे, एक्चुअल में अंडप जो है जायांग की एक इकाई है बच्चों, ये बात आपको याद रहे। अंडप जायांग की एक इकाई होती है, न कि ये खुद जायांग होता है। और इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये इसका ऊपरी भाग जिसको आप वर्तिकाग्र कहते हो, आसानी से बता सकते हो इसके बारे में, ये सबसे ऊपर का भाग होता है, फैला हुआ होता है। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यहीं पर आकर स्थित होते हैं, लैंडिंग करते हैं अपनी, यहीं पे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। ये जो इसका नलिका रूपी भाग होता है इसको आप वर्तिका कहते हो, और ये इसका जो ओवल शेप है नीचे, इसको आप अंडाशय कहते हो। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक बात मेंशन कर रखी है इसके लिए, तो कर रखी है, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा गौर कर लेता हूँ ज़्यादा उन पे, कि एनसीईआरटी ने खुद ने लिख रखा है। तो एक्चुअल में कुछ पर्सन ऐसे हो जाते हैं जो से एनसीईआरटी ने दे रखे थे, हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा संभाला ही नहीं, तो एक्चुअल में वही आ गया बोर्ड क्लास के अंदर, तो दिक्कत हो जाती है। पार्ट बेसल बल्ज यानी होता है फूला हुआ, आधारी फूला हुआ भाग, क्या कह रखा है इसने, आधारी फूला हुआ भाग, ये बेसल बल्ज पार्ट है, ठीक है। ये जो है अंदर, इसके लिए मेंशन जो है एनसीईआरटी में, उसमें ये बात चल रही है, ये जो अंदर है इसको आप कहोगे ओवरियन कैविटी, अंडाशयी गुहा। क्या कहोगे, अंडाशयी गुहा, ठीक है। और ये जो अंडाशयी गुहा होती है ऐसे कोस्ट में भी डिवाइड होती है, लोक्यूल्स में, कोस्ट बोल दो आप। जैसे आपने वो देखा भिंडी में, देखा ना, भिंडी को काटते हो तो आप, जैसे आपको ऐसे चैम्बर से चैम्बर दिखाई देते हैं और एक चैम्बर में एक एक बीज ऐसे जुड़ा हुआ मिलता है, आपको मिलता है ना, तो कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडाशयी गुहा। अब क्या होता है आगे आप बात बताओगे कि जो अंडाशयी गुहा है, उस अंडाशयी गुहा, ये मान लो अंडाशयी गुहा है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, इस जो होने वाली जो भी स्ट्रक्चर है इससे एक नई स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है कुछ ऐसा, समझ में आ रही है बात मैंने क्या कहा। तो ये बात कहाँ की है, ये बात अंडाशय गुहा की है। कहाँ की बात है, इस अंडाशय गुहा के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जिससे कोई दूसरी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। तो अभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप प्लेसेंटा कहोगे, या फिर आप इसको बिजांड आसन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बिजांड आसन, प्लेसेंटा भी कह सकते हो, बिजांड आसन भी कह सकते हो। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बिजांड व्रंत कहोगे। क्या कहोगे, और ये जो गोल गोल ऊपर दिखाई दे रहा है इसको आप बिजांड कहोगे। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि यहां से आपका बेस स्टार्ट हो रहा है कि मैंने बताया
आपको मैंने क्या बताया, ये पूरी बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने बात की थी अंडाशय की, इट इज ए बेसल बल्ज पार्ट, यानी ये आधार का फूला हुआ भाग है। उसके अंदर अंडाशय गुहा है, इन अंडाशय गुहा के अंदर एक बीजांड है, जो बीजांड वृंत के सारे जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसको आप कह रहे हो बीजांड आसन या प्लेसन। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एक और बात कर लेते हैं, अगर ओवरी है, यानी क्या बोल रहे हो आप, अंडाशय है, अगर उसके अंदर बीजांड केवल एक ही है, बीजांड केवल एक ही है, और एक कंडीशन ऐसी है कि ओवरी है और उसमें बीजांड कई है, दोनों कंडीशन आ सकती है फ्लावर में, दोनों कंडीशन आ सकती है फ्लावर में। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ओवरी है, ओवरी के अंदर एक ही बीजांड है, तो आप क्लियर कर लें इस बात को कि आपको जो फ्रूट प्राप्त होगा, जो फल मिलेगा आपको, फल खाने वाला, परीक्षा फल और वो नहीं, परिश्रम वाला फल नहीं, ये जो फल मिलेगा आपको ये सिर्फ एक सीड वाला होगा। कितने सीड वाला? एक सीड वाला। लोकेश खड़ा हो, ओ कपिल खड़ा हो, एक सीड वाले फ्रूट का नाम बता जिसमें एक ही बीज होता है। रवीना खड़ी हो। आम, इस सीजन में चल रहा खूब आम, ये आपका एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है, तो बहुत अच्छा बताया इसने, जो एनसीईआरटी को देखा भी नहीं, पहले एग्जाम्पल बता दिया इसने, आम, ठीक है। तो मैंगो नहीं होंगे, हो जाएंगे। अच्छा, कुछ ओवरी में बीजांड कई होते हैं तो बीज भी ज्यादा होते हैं, तो ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जिसमें बीज ज्यादा है। जैसे तरबूज बहुत ज्यादा, चीकू में तो ऑब्वियसली ड्यूअल में आ जाते हैं शायद, ठीक है, लेकिन आप तरबूज की बात करो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बीज मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तरबूज। पपीता, पपीता देखा है? पपीता के अंदर जो आजकल तो जो होते हैं ना, वो मतलब ये सिंथेटिक वगैरह बना के देते हैं आपको हार्मोन वगैरह से, तो बहुत सारे पपीता जो होते हैं उनमें बीज नहीं दिखते हैं, लेकिन पेड़ से पका हुआ पपीता यदि आप लेते हो और उसको काटते हो तो उसमें काली मिर्च जैसे खूब सारे आपको बीज दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बात हमारी यहाँ पर रह गई है, छोटी सी बात और बात कर लेते हैं, ये है अंडप। क्या है? अंडप की अगर बात करें तो अंडप एक भी हो सकता है किसी फ्लावर में और ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन है? अंडप, याद रखें, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। एक है तो कोई बात नहीं, यदि ज्यादा है अंडप तो उस कंडीशन को आप कह रहे हो मल्टीकार्पलेरी। क्या कह रहे हो? बहुअंडपी। क्या बोलोगे? एकांडपी, बहुअंडपी, और मोनोकार्पोलेरी या मल्टीकार्पोलेरी। कार्पल अंडप को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? अंडप को। तो मल्टीकार्पोलेरी यानी बहुअंडपी वाली बात आ जाती है। तो बहुअंडपी वाली जो बात आती है तो यहां पर अंडप की बात आती है बहुअंडपी। तो यहां पर बहुअंडप आ जाते हैं तो दो तरीके से रह सकते हैं। किस तरीके से? दो तरीके से, या तो सारे जुड़ के रह सकते हैं या खुले खुले रह सकते हैं। समझ में आई? या तो सारे फ्यूज हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, या सारे फ्री रहते हैं, दो कंडीशन। एग्जाम्पल रख लो, फ्यूज वाला जो एनसीईआरटी ने दे रखा हुआ पेपावर का, किसका दे रखा? पेपावर का। और फ्री वाला जो दे रखा है वो माइचेलिया, चंपा, इसको चंपा भी बोल सकते हो आप, माइचेलिया, ठीक है। अच्छे से याद हो जानी चाहिए बात, ये बिल्कुल आपको यहीं पे याद हो जानी चाहिए। अंडप की प्रेजेंटेशन देखिए तो अंडप दो तरीके से रह सकते हैं, एक अंडप भी हो सकता है और ज्यादा अंडप भी हो सकते हैं। ज्यादा अंडप है तो दो तरीके से रह सकते हैं, या तो वो सारे जुड़ के रह सकते हैं या फ्री रह सकते हैं। जब जुड़ के रहते हैं तो हम इसको कहते हैं युक्तांडपी कंडीशन को। क्या कहते हैं? और जब फ्री रहते हैं तो हम कहेंगे वियुक्तांडपी।
अब आपसे पूछ ले युक्तांडप्पी का उदाहरण बताइए, पेपावर जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, वैसे बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करो सिर्फ। और वियुक्तांडप्पी का दे रखा है माइचेलिया, क्या माइचेलिया, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। यदि आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो उसको में खोल के देखो, बाकायदा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना रखा है, देख लीजिए आप, ठीक है क्लियर। एक बुक मेरे को देना एक बार एनसीईआरटी की, फटाफट दीजिए। देखो ये दे रखा आपको, ये पेपावर का दे रखा है, ठीक है, जिसमें ये सारे अंडा ऐसे बंधे हुए हैं, और ये आपको माइचेलिया का दे रखा है जिसमें सारे अंडा ऐसे बाहर निकले हुए हैं। तो ये दोनों डायग्राम भी बनाने हैं जस्ट इसके नीचे, ध्यान रखोगे, फिर आप छोड़ दोगे, ये दोनों डायग्राम बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपकी हो जाती है यहाँ तक। तो अगर हम बात करें जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है, और जायांग की एक इकाई क्या कहते हैं, मैंने आपको याद करवा दी बात, अंडप। अंडप बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित प्रण है, यानी अगर आपको कोई कह दे कि बीजांड को रखेगा कौन, अंडप ही रखता है, इसलिए इसको आप गुरु बीजाणु प्रण भी कह सकते हो। गुरु यानी मादा के लिए और लघु यानी नर के लिए, ठीक है। अंडप दो रूपों में पाया जाता है, वियुक्तांडप्पी और युक्तांडप्पी। अंडप के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक है, ये इसमें आगे की बात आ गई। थोड़ी सी बात यहाँ पे जो मैंने आपको प्लेसेंटा वगैरह के बारे में बताई है, ठीक है, वो मैं मेंशन करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीजांड की संरचना की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, बीजांड की संरचना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात इससे पहले ये अंडप तक की बात समझ में आई आपको, आई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप बात करोगे डायरेक्ट बीजांड की संरचना। ये देखो बीजांड की संरचना दिखा रखी है आपको यहाँ पे, क्या दिखा रखी है, बीजांड की संरचना। एक्चुअल में जो आप बात कर रहे थे ना कि नीचे प्लेसेंटा है और फिर ऐसे आके जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये जो बात कर रहे थे आप, नीचे प्लेसेंटा ऊपर आगे, ये एक्चुअल में बीजांड इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का बीजांड दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसको आपको समझना है अच्छे से, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बीजांड का जो मेन पार्ट है वो है बीजांड काय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूसेलस। ये है बीजांड काय, ये है बीजांड काय, न्यूसेलस, बीजांड काय। और ये न्यूसेलस देखो यहां से लेकर यहां से लेकर इतना बड़ा है, ये न्यूसेलस, ये पूरा न्यूसेलस है, समझ में आ गई बात। अब इसमें आप क्या बता रहे हो, यह है बीजांड का मुख्य भाग है और ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है, एक तरीके से गोल शेप में है ये। इसके बाद में आप बात करोगे, इसमें सभी कोशिकाएं मर्दूत की है, मर्दूत तक की बनी हुई पेरेनकाइमेटस है, जो बाद में डिवाइड हो सकती हैं, तो पेरेनकाइमेटस है। तो सारी सेल इसमें, आप ये डॉट डॉट ना दिखाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो पूरे को, इसको मत करना बीच वाले को, बाकी ये जो डॉट डॉट है वहाँ ऐसे भी कर सकते हो आप। ये यहाँ की बात हो गई, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी बात है, यहाँ पर देखो एक नई बात लिख रहा है कि इंटेगुमेंट्स, इसको आप बोलते हो हिंदी में अध्यावरण, क्या बोलते हो, अध्यावरण। बीजांड काय को कवर करने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला जो आवरण होता है उसको अध्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्यावरण। अध्यावरण है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
अगर एक अध्यावरण है सिर्फ एक ही लेयर का तो एक अध्यावरणी, अगर दो है तो द्विअध्यावरणी और नहीं है तो अध्यावरणी। लेकिन आप ध्यान रखोगे आवर्तबीजी पादपों में ज्यादातर आपको द्विअध्यावरणी मिलेंगे। ये बाह्य अध्यावरण और ये अंदर का, ये बाह्य और ये अंदर का, ये अध्यावरण होगा। अध्यावरण जिस जगह से निकलते हैं उसको आप चेलजा कहते हो, निभाग कहते हो। टाइम शॉर्ट हो गया, ठीक है, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी का ये टॉपिक आपका बच रहा है वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। आप घर जाके इसके नोट्स मेंटेन कर लेना। अभी के लिए 5 मिनट आप बैठे रहोगे, कुछ बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।